अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि फार्माकोलॉजी सेकेंड ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन का जो लास्ट टॉपिक था वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट्स को, राइट। एंटी डिप्रेसेंट्स को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि डिप्रेशन होता क्या है। ठीक है, डिप्रेशन हमारा एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर एक इंसान जो है वो सैडनेस फील करता है, यानी कि मायूस या फिर आप लोग कहते हो होपलेस महसूस कर रहा होता है, अफसरदा सा महसूस कर रहा होता है। और उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो अपनी ज़िंदगी के जो खुशगवार पहलू हैं उनको वो एक्सपीरियंस कर सके या फिर तजर्बा कर सके या फिर आप लोग कहते हो उनको महसूस भी कर सके। ठीक है, और फिर क्या होता है कि वो हर टाइम मतलब कि या तो उसकी जो नींद होती है उसके अंदर खलल पैदा होता है, उसके बॉडी में कोई एनर्जी नहीं होती है, और उसकी एट द एंड क्या होगा कि उसके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, यानी कि खुदकुशी करने के ख्यालात आने लगते हैं, राइट। अब हम लोगों ने करना क्या है, अब हम लोग डिप्रेशन के अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को इसकी कॉज का पता होना चाहिए कि डिप्रेशन होता किस किस वजह से है। अब अगर हम लोग इसके कॉज को देखें तो कॉज को देखने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए दैट कि हमारे पास यहाँ पर सीएनएस के अंदर दो तरह के जो मेन न्यूरो हैं वो काम करते हैं, एक इनहिबिटरी न्यूरो और एक एक्साइटेटरी न्यूरो, राइट। हम लोगों ने कहा था कि इनहिबिटरी न्यूरो भी मतलब कि एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सिर्फ एक गाबा का लिखा हुआ है। एक्साइटेटरी न्यूरो में यहाँ पे मोनोअमीन्स के बारे में लिख दिया, ठीक है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन या फिर सेरोटोनिन, जिसको हम लोग कलेक्टिवली इन चारों को हम लोग मोनोअमीन्स का नाम देते हैं, राइट। हम लोगों को आइडिया है कि इनहिबिटरी न्यूरो क्या करते हैं, या हमारे माइंड को या फिर आप कहते हो हमारे सीएनएस को सुकून की तरफ लेकर जाते हैं, नींद की तरफ लेकर जाते हैं। और एक्साइटेटरी न्यूरो जो हैं ये उसको मीन स्टिमुलेट करते हैं, उसको फ्रेश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको जगाते हैं या तहरीक देते हैं, राइट। अब अगर हमारे पास ये इनहिबिटरी न्यूरो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे जो मेन हमारा जो सीएनएस है वो हर टाइम ऑल द टाइम वो नींद में रहेगा, ठीक है, या फिर आप कहते हो गनुदगी की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, जहनी दबाव की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। या फिर हम लोग बात करते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की, तो इसके अंदर क्या होता है कि एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन या फिर सेरोटोनिन, ये सारे के सारे जो हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। और अगर तो ये कम हो जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए मीन अगर ये ज़रूरत से कम हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या हमारा जो दिमाग होगा फिर से वही वो नींद की तरफ, गनुदगी और फिर लाइक ज़हनी दबाव की तरफ, डिप्रेशन की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। अब अगर हम लोगों को मालूम है कि हमारे पास ये वाले एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को अगर हम लोग इनकी मिकदार को अगर हम लोग नॉर्मल पर ले आते हैं, ठीक है, यानी कि इनकी मिकदार को अगर हम लोग ज़्यादा कर देते हैं तो फिर हमारा दिमाग जो है वो डिप्रेशन से मीन उसका वो हट सकता है, यानी कि डिप्रेशन का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी जो भी मीन क्लासिफिकेशन लेते हैं उसके अंदर हम लोग फोकस ये करेंगे कि हम लोग ऐसी मेडिसिन्स लें जिसके अंदर हम लोग एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन या फिर सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन को हम लोग इंक्रीज कर दें। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहली पहली ड्रग जो मैंने लिखी कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये पूरा का पूरा अपने नाम के अंदर ही वाज़ेह तौर पे समझ में आ रही है, राइट। कैसे कि एज फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बात की है कि मैं कहती हूँ सपोज मैं कहती हूँ कि मैंने सबसे पहले कौन सी ड्रग ली है, मैंने एक ऐसी ड्रग ली है जो कि मेरे सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज कर देगी। तो वो एक ऐसी ड्रग होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ अगर सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करती है, ठीक है, अगर तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करती है तो वो सिलेक्टिव सेरोटोनिन होगी, ठीक है, सेरोटोनिन। और वो करेगी कैसे कि वो उसके रीअपटेक को इनहिबिट कर देगी, यानी कि उसको दोबारा ऊपर नहीं जाने देगी, इनहिबिटर, जिसको मैं SSRIs का नाम दे रही हूँ, राइट। मेरी एक ऐसी ड्रग होगी जो कि सिर्फ सिर्फ सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज कर रही है, ठीक हो गया। फिर मैं कहती हूँ मैं एक ऐसी ड्रग भी एंटी डिप्रेशन के तौर पे ले सकती हूँ जो कि सेरोटोनिन के साथ साथ नॉरएपिनेफ्रिन को, सेरोटोनिन विद नॉरएपिनेफ्रिन, दोनों के लेवल को इनहिबिट कर देते हैं, यानी कि उसके रीअपटेक को इनहिबिट कर देगी,
इनहिबिटर होगी, ठीक है, उसके रीअपटेक को इनहिबिट कर देगी और वो फिर हमारे साइनाप्स के अंदर, जैसे कि हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा था, राइट। आप लोग कहते हो जैसे कि आप लोगों की ये जो थी ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन हो गई, यहाँ पर आप लोगों ने रिसेप्टर्स बना दिए, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने रिसेप्टर्स बनाए और आप लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल वही चीज़ है जैसे आप लोग एसिटाइलकोलिन से पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है, कि आप लोगों के यहाँ इस तरह से आपके स्टोरेज वेसिकल के अंदर आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो थे वो सेफ हो गए थे, ठीक है, महफूज हुए थे, स्टोर हो गए थे। यहाँ पर मैंने स्टोर कर दिया किसको, सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन को, तीनों को मैंने अलग अलग शक्ल के साथ उसको जाहिर कर दिया, ठीक हो गया। फिर क्या होता है, मैंने कहा कि यहाँ पे जब कैल्शियम आपके न्यूरॉन के अंदर आएगा तो ये जो आपकी स्टोरेज वेसिकल है ये फ्यूज हो जाती है और आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर आ जाएंगे, बाहर आकर अपने अपने रिसेप्टर के साथ ये बाइंड कर जाएंगे। अब ये बाइंड करने के बाद जो आपके एक्सेसिव न्यूरॉन्स हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं, वो क्या करते हैं, वो दोबारा से एक रीअपटेक एक रिसेप्टर होता है जो कि क्या करता है, इनको दोबारा से ऊपर ले जाता है, ठीक है, यानी कि वापसी से उसको अंदर ले जाता है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में ले जाता है और उसको महफूज कर देता है स्टोरेज वेसिकल में। अब मैं एक ऐसी ड्रग लूंगी जो कि क्या कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सेरोटोनिन के, सपोज अगर मैंने सेरोटोनिन को इस तरह से स्केयर के साथ डिनोट किया है, ठीक है, तो सेरोटोनिन को दोबारा ऊपर नहीं जाने देगी, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मकदार सेरोटोनिन की अवेलेबल होगी। अब जितना ज़्यादा सेरोटोनिन अवेलेबल होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा कि मेरा जो मीन एक्साइटेटेड न्यूरोट्रांसमीटर है ना सेरोटोनिन, वो ज़्यादा मिकदार में होगा, तो मेरा जो सीएनएस है वो एक्साइटेशन की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, राइट। इसी तरह से मैंने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन, यानी कि कुछ ऐसी ड्रग्स होंगी जो मखसूस तौर पर सेरोटोनिन को और सेरोटोनिन के साथ नॉरएपिनेफ्रिन को ऊपर जाने से रोक देगी, इनहिबिटर होगी, ठीक है, वो इनहिबिट करेगी। और फिर क्या होगा कि उसकी मिकदार यहाँ पर मेरे साइनेप्टिक स्पेस के अंदर मिकदार ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होगा वो अपने न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, ठीक है, सॉरी रिसेप्टर के लिए वो अवेलेबल होगा कि जैसे ही खाली जगह बची वो उसने फ़ौरन से बाइंड कर दिया, ठीक है, और अपना एक्शन दिखाया, ठीक हो गया। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसी ड्रग्स ली जो कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन थी, यानी कि मखसूस तौर पे सिर्फ सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर रही थी, और फिर मैंने एक ऐसी ड्रग्स ली जो कि सिलेक्टिवली मखसूस तौर पे सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करती, राइट। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहते हैं कि इसके बाद हम लोग एक ऐसी ड्रग लेते हैं जो कि एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट होती है। ये क्या करती है, ये आप लोगों के जो डोपामिन है और एपिनेफ्रिन है उसके यहाँ पर, यानी कि जो डोपामिन और एपिनेफ्रिन होगा उसके रीअपटेक को इनहिबिट कर देगी, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देगी ताकि वो ऊपर नहीं जाए। आपका डोपामिन भी जो एक्सेसिव में मौजूद है यहाँ पर वो ऊपर नहीं जाए, ठीक है, उसके रीअपटेक को रोक देती है, ठीक हो गया। ये आप लोगों के पास आ जाती है कौन सी, आपकी एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। फिर आप लोगों के फोर्थ नंबर पर आ जाती है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का काम क्या होता है, ये रेगुलेट करती हैं आपके सेरोटोनिन को एंड नॉरएपिनेफ्रिन, इन दोनों के लेवल को ये क्या करेगी, रेगुलेट करेगी, यानी कि कम ज्यादा जो भी हो रहा है उसको ये देखती है, ठीक है। अगर जरूरत से ज्यादा हो गया तो उसको वो नॉर्मल की तरफ लेकर आती है, कम हो गया तो उसको ज्यादा मीन उसको इंक्रीज करेगी, राइट। ये आप लोगों का हो गया। और फिफ्थ वन में आप लोगों के पास आ जाता है मोनोअमीन, यानी कि माओ इनहिबिटर्स। माओ मतलब कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज, यानी कि एक एंजाइम। मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो है ये आप लोगों के इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में, ठीक है, इस न्यूरॉन के अंदर जो है ये यहाँ पर मौजूद होता है। और इसका काम क्या होता है कि जब कभी आपके स्टोरेज वेसिकल के अंदर जो आप लोगों के न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद हैं, सम टाइम्स ये क्या होंगे कि एक्सेसिव होने की वजह से ये इस स्टोरेज वेसिकल से बाहर लीक आउट हो जाते हैं,
ठीक है? इसके लीक होने की वजह से आप लोगों के न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर आ जाते हैं, और ये जो बाहर एक्सेसिव जो अलग से बिन खामखा जो बाहर पड़े हुए हैं, ये क्या करता है, माओ एंजाइम या माओ एंजाइम इनको तोड़ देता है। और हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि ये जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये टूटे नहीं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार होगी तो हमारा सीएनएस जो स्टिमुलेट होगा। तो ये माओ एंजाइम क्या करता है, इसको तोड़ देता है। हमने क्या करना है, हमने इस माओ एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करना है। देयरफॉर वी यूज हियर मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ठीक है, लाइक फेनल्जीन। हम लोग फेनल्जीन इस्तेमाल करेंगे जो कि माओ एंजाइम को रोक देगा कि वह हमारे इस एक्सेसिव न्यूरोट्रांसमीटर्स को तोड़े नहीं, ठीक है, और इनको हम लोग आसानी के साथ जो है वो बाहर आएंगे। तो यहाँ पर अमाउंट इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और हमारा जो सीएनएस है वो एक्साइटेशन की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, राइट। अब हम लोग बारी बारी करके ड्रग्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दैट व्हाट इज द फ्लॉक्सिटिन, राइट। फ्लॉक्सिटिन को स्टार्ट करते तो हम लोगों को अब ये चीज़ आइडिया है कि दैट इट इज़ द सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। एज द नेम इंडिकेट्स कि ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, यानी कि ये सिर्फ मखसूस तौर पर किसको इनहिबिट करेगी, रीअपटेक को, सेरोटोनिन के। हमारा फ्लॉक्सिटिन जो है वो हमारे इस साइनेप्टिक स्पेस में मौजूद सिर्फ सेरोटोनिन के जो कंसंट्रेशन है सिर्फ उसको ऊपर जाने से रोकती है, ठीक है, बाकियों को नहीं रोकेगी। अब अगर हमें मालूम है कि हम लोग किसी भी ड्रग को जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग मेंशन करेंगे दैट इट इज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक हो गया, और हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे। फिर इसके बाद हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोगों को आइडिया है कि हम लोगों ने 4 चीज़ों के बारे में लिखना है। एब्जॉर्प्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। और यहाँ पर ये चारों की चारों चीज़ें जो है वो इसकी आसान सी हैं। लाइक हम लोग इसको ओरली लेते हैं और ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, जज्ब हो जाता है बॉडी में, फिर फैल भी जाता है बहुत अच्छे से। मेटाबोलाइज होता है बाय लिवर और एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन, राइट। अब अगर हम लोग फार्माकोडायनामिक्स की बात करें तो हम लोगों ने जैसा कि इसके इस डायग्राम से हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था, क्या किया था, हम लोगों ने कहा था कि लाइक दिस वन इज प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन एंड हेयर इज आवर रिसेप्टर्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने 3 रिसेप्टर्स बनाए, हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया लाइक दिस वन इज सेरोटोनिन, और इस शक्ल का जो होगा वो हमने नोरापेनेफ्रिन कर दिया, और ये जो गोल स्फेयर शक्ल का जो था वो हमने डोपामिन कर दिया, राइट। और हम लोगों ने यहाँ पे हमारी ड्रग कौन सी है, ऐसी ड्रग है जो कि सिर्फ सेरोटोनिन के लेवल को जो है वो इंक्रीज कर रही है। कैसे इंक्रीज करिए, बाय इनहिबिटिंग देयर रीअपटेक, उसको ऊपर जाने से रोक देती है, रीअपटेक से रोक देती है सेरोटोनिन के, ठीक है, और इंक्रीज कर देती है देयर कंसंट्रेशन इन द साइनेप्टिक स्पेस, यानी कि प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक दोनों के दरमियान की स्पेस, प्री साइनेप्टिक स्पेस में उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देती है, राइट। तब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सेरोटोनिन विच इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक हो गया, इन द साइनेप्टिक स्पेस या साइनेप्टिक क्लेफ्ट, देयरफॉर आल्सो इंक्रीजिंग पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोनल एक्टिविटी, यानी कि इसी तरह से वो इंक्रीज बढ़ा देती है पोस्ट साइनेप्टिक यानी कि बाद में आने वाली न्यूरोनल एक्टिविटी को। कैसे कि यहाँ पर हमारे पास सेरोटोनिन अवेलेबल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होंगे। जैसे हमारा यहाँ से ये न्यूरो अंदर गया, ठीक है, ये अंदर आया तो फिर क्या होगा, वो वाला दूसरा जो यहाँ पे अवेलेबल था वो आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, और हमारी जो पोस्ट न्यूरोनल यानी कि बाद में आने वाली जो न्यूरॉन है उसकी एक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। अब अगर आप लोग इस चीज को बना देते हो, जो कि हम लोग डे फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं, ऑलमोस्ट हम लोगों ने एसिटाइल कोलिन स्टार्ट किया था और उस टाइम से ये हमारे बस पीछे लग गया है अब ये स्ट्रक्चर। तो आप लोग कहते हो ये चीज बनाकर आप लोग मेंशन कर दो दैट योर फ्लॉक्सिटीन इज एक्टिंग हेयर वेयर इट इनहिबिट द सेरोटोनिन रीअपटेक, इसके रीअपटेक को इनहिबिट करिए, इस चीज को आप लोग मेंशन कर देते हो, हाईलाइट कर देते हो। तो क्या होगा कि आप लोगों को फ्री में मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और आप लोगों को एक्सप्लेन करने में भी मजा आएगा और लिखने में भी आसानी होगी। अब थेरापेटिक यूजेस आप लोग क्या कुछ करते हो, कहाँ कहाँ यूज करते हो, आप लोग इसको यूज करते हो, इट इज यूज इन द जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, या फिर आप लोग कहते हो इट इज यूज इन द पैनिक डिसऑर्डर, एंड इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, राइट। अब यहाँ पर आप लोग बात करते हो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स की, तो आप लोग कहते हो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है अपने सोशल रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने काम को लेकर, और फिर अपने फाइनेंशियल जो माशी जो भी उसके मामलात होते हैं उनको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और ये
मीन रोज़ाना की बेसिस पर होता है और ये तकरीबन 6 महीने तक या फिर इससे ज़्यादा भी चलता है, ठीक है? इसको आप लोग जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर कहते हो। अगर आप लोग पैनिक अटैक की बात करते हो, तो पैनिक अटैक जो होता है ये एक फीलिंग्स होती हैं किसकी, ऑफ बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल, के मतलब कि उसके अंदर आपको इंसान को खौफ आने लगता है मौत से भी, और इवन मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस किस्म के वो परेशान हो जाते हैं कि मीन जब आपकी अब दोबारा पैनिक अटैक कब आएगा, यानी कि इसका दूसरा जो अटैक होगा, हमला होगा, वो कब आएगा। इसके सिम्टम्स में आपको नोज़िया, वॉमिटिंग, इवन नमनेस जैसे सुन्न हो जाना या फिर टिंगलिंग महसूस होना, जैसे हाथों के ऊपर जैसे सुइयां सी चुभना या फिर हाथों का शेक करना, ट्रम्बलिंग महसूस होती है, और फिर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इंसान बहुत तेज़ी के साथ सांस लेना स्टार्ट कर देता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिप्रेशन, डिप्रेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं तो ये हेडेक के अंदर इस्तेमाल होता है, इसका हेडेक, इसके मौजर असरात में हेडेक आ जाता है, स्वेटिंग आ जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंस आ जाता है, और सेक्सुअल डिसफंक्शन आ जाता है। राइट, आज की ड्रग हमारी यहीं तक की थी। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह डियोलॉक्सिटीन स्टार्ट करेंगे और इसके साथ और भी कोई ड्रग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये पढ़ने में भी मज़ा आया होगा और आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।